Good morning, student. Today I will teach you Hindi grammar, chapter number 17, वाक्य विचार. क्लास 6 7 के लिए वीडियो आज बनाई जा रही है. सिंटैक्स वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य को हम जानते ही हैं. वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जो हमारे मन को भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं. बहुत सारी टाइप से परिभाषाएं आपको बताई गई. शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है. शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं. जिस तरीके से आपका क्लास बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन होता रहता है. जो परिभाषाएं होती हैं तो अर्थ तो सेम होता है, लेकिन उसकी परिभाषा थोड़ा थोड़ा चेंज होती रहती है. जैसे आज आपको बताया जाएगा सार्थक शब्दों का वह शब्द जो हमारे मन के भाव और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है. सार्थक शब्दों का शब्द जो सार्थक शब्द हो, निरर्थक न हो, और जो हमारे मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें हम वाक्य कहते हैं. तो हमने पढ़ा है कि भाषा का निर्माण ध्वनियों से हुआ है. इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए वर्णों का निर्माण किया गया. तो वर्णों को आपस में मिलाकर शब्द बनाए गए और शब्दों के मेल ने वाक्य को जन्म दिया. ये भाषा की पूर्णता को प्रदर्शित करते हैं. जो वाक्य बनते हैं ये भाषा की पूर्णता को प्रकट करते हैं. जब हम अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए सार्थक शब्दों का व्याकरण के नियम में बांधते हैं तो वाक्य की रचना होती है. तो वाक्य की रचना होती है किससे? सार्थक शब्दों के समूह से. जो हम यदि हम स्वतंत्र या सार्थक शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर इनका व्यवस्थित समूह न बनाए तो हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे. उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुने. अमर चाय पीना, अमर चाय पीना, आकाश चलना, मां खाना बनाना. इन वाक्यों की रचना में प्रयुक्त किए गए सभी शब्द स्वतंत्र हैं. यद्यपि ये सभी सार्थक शब्द हैं, परंतु फिर भी ये हमारे मनोभावों को पूर्णतया व्यक्त करने में असफल हैं. इसका कारण है कि हमने इन्हें व्याकरणिक नियमों के अनुसार व्यवस्थित क्रम में संगठित नहीं किया. यदि हम इन्हें व्याकरण से स्थापित नियमों के अनुसार पुनः संगठित करें तो इनका रूप निम्नलिखित होगा. पहला था अमर चाय पीना, फिर उसके बाद अमर चाय पीना. ये दिया गया एक सेंटेंस है. इसका कोई ये सब स्वतंत्र है, सार्थक शब्द हैं लेकिन स्वतंत्र हैं. और इनको जब हम स्वतंत्रता के रूप से हटा करके इनको आधारित करेंगे व्याकरण के अनुसार तो अमर चाय पीता है. अमर चाय पीता है. ये हो जाएगा. अब इससे समझ में आता है कि अमर चाय पीता है. आकाश चलना, आकाश चलना, ये दोनों आकाश और चलना दोनों क्या है? स्वतंत्र शब्द हैं. इन्हें जब व्याकरण के आधार पर इन्हें बांधा जाएगा तो लिखेंगे कि आकाश चलता है. आकाश चलता है. यही इसका व्यवस्था
है। अब ये व्यवस्थित समूह हो गया, इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। वाक्य रचना के नियम, वाक्य जो रचना होती है उसके क्या नियम होते हैं ये आपको बताया जाएगा। रूल्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। वाक्य रचना कई पदों के सार्थक योग से होती है। वाक्य रचना कई पदों के पद होते हैं ना, उसके सार्थक योग से होती है। कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। कर्ता और क्रिया, कर्ता इसमें जैसे यहाँ पे अमर चाय पीता है, तो अमर इसमें कर्ता हो गया, क्रिया पीता है, ये हो गया। वाक्य हमारे मनोभावों के पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होनी चाहिए। जैसे अभी बताया गया था अमर चाय पीना, वो समर्थ नहीं है। वाक्य वो हमारे मनोभावों को समर्थ में पूरा नहीं करते। वाक्य में आने वाले पदों का एक विशेष क्रम होना चाहिए। इसका क्रम जैसे मान लीजिए कि अमर चाय पीता है, पीता है चाय, पीता है चाय अमर, अमर, ये क्रम में होना चाहिए, तभी सेंटेंस हमको समझ में आएगा। ये वाक्य रचना के नियम होते हैं। वाक्य संगठन में ध्यान रखने योग्य विशेष तथ्य, वाक्यों में कर्ता के बाद क्रिया आती है। कर्म क्रिया और कर्ता के बीच में होता है। कर्म जो होता है जैसे कर्म, ये कर्म है, चाय जो आपका कर्म है, ये कर्ता है, ये क्रिया है। इसमें चाय जो कर्म है, ये कर्ता और क्रिया के बीच में हमेशा कर्म आता है। परसर्ग संज्ञा या सर्वनामों के बाद लगाए जाते हैं। परसर्ग सर्वनामों में मिलाकर लिखे जाते हैं। कभी कभी कर्ता और क्रिया पद के बिना भी वाक्य बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, कर्ता और क्रिया पद के बिना भी वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे राजीव पंकज तुम्हारा घर कहाँ है, राजीव पंकज तुम्हारा घर कहाँ है। राजू कहता है पंकज तुम्हारा घर कहाँ है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं। इसके बाद आपका आया वाक्य के अंग। इसके दो अंग होते हैं। नंबर एक उद्देश्य, नंबर दो विधेय। उद्देश्य क्या होता है, सब्जेक्ट, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, और विधेय यानी प्रेडिकेट। उद्देश्य प्रेडिकेट। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ये जो वाक्य होता है उसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में जो कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वही उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। यानी कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो उद्देश्य हो गया। शुभम पुस्तक पढ़ता है, शुभम इसमें शुभम क्या है, उद्देश्य, उद्देश्य। और ये पुस्तक पढ़ता है विधेय। अब शुभम के बारे में कहा गया कि कौन पुस्तक पढ़ता है, तो शुभम पुस्तक पढ़ता है।
ये विधेय हो गया, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होता है ये मालूम हो गया। अब आए वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार नंबर 1, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। नंबर 2 होगा प्रयोग के आधार पर। वाक्य के प्रकार, 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक बनाए जाते हैं एक रचना के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्या होता है ये चीज आपको बताया जाएगा। रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर नंबर 1 सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? नंबर 1 रचना के आधार पर 3 वाक्य हो गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक क्रिया पद रहता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। एक क्रिया और एक उद्देश्य होता है जिसमें, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय जिस वाक्य में होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे विशाल पढ़ता है, विशाल पढ़ता है। विशाल जो हो गया पढ़ता है, ये विशाल आपका एक उद्देश्य हो गया और ये विधेय हो गया। इसमें एक वाक्य जो है उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, इसलिए इसको सरल वाक्य कहते हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल जो होंगे ये सरल वाक्य में आते हैं। संयुक्त वाक्य, इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त उपवाक्य क्या होता है? इसका एक एग्जाम्पल देखें, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। अब इसमें देखिए 2 वाक्य हो गया, उपवाक्य, छोटे छोटे वाक्य जो हो गए, इसमें 2 हो गए, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। नहीं तो ये आपका समुच्चय बोधक शब्द हो गया। समुच्चय बोधक शब्द जोड़ करके एक नया वाक्य बन जाता है। जब 2 वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्द जोड़ करके नया वाक्य बनाते हैं तो इसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी, देर हो जाएगी और जल्दी करो, ये 2 वाक्य हैं जिनको जोड़ करके हम इसको विद्यालय एग्जाम्पल दें। अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाने लगे, तो और जो है ये आपका समुच्चय बोधक शब्द है। इसको मिला करके 2 उपवाक्यों को मिलाया गया तो एक नया उपवाक्य बना जिसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अंकित विद्यालय जाता है और मन लगा करके पढ़ता है। जो 2 सेंटेंस को भी आप आपस में जोड़ दें, उसमें समुच्चय बोधक शब्द जोड़ करके एक नया वाक्य बनाएंगे। अंकित विद्यालय जाता है और मन लगा कर पढ़ता है, ये दोनों एक वाक्य लगा जोड़ देंगे तो आपका संयुक्त वाक्य
मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है, या दूसरा आश्रित वाक्य जिसको आप कह सकते हैं, दूसरा आश्रित वाक्य होता है। एक या एक से अधिक उपवाक्य जिसमें एक आश्रित वाक्य भी हो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं। क्या कहते हैं? एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। मुख्य वाक्य जो होता है उस पे आश्रित होता है दूसरा वाक्य, इसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे सौरभ ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। सौरभ ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। सौरभ ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। इसमें आपका जो सौरभ है, सौरभ ने कहा, ये मुख्य वाक्य, ये आपका मुख्य वाक्य। सौरभ ने कहा, ये मुख्य वाक्य, और नितिन ने की, ये जो आपका की है समुच्चय बोधक शब्द है, और ये इसमें कल वह विद्यालय नहीं जाएगा, ये आश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया? आश्रित वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य होगा, दूसरा उस पर आधारित, मिश्रित वाक्य के आधारित जो है इसमें आश्रित वाक्य होता है, जो समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा होता है। ये समुच्चय बोधक शब्द। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब प्रयोग के आधार पर वाक्य प्रकार, रचना के आधार पर हो गया, अब प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर लगभग 8 प्रकार के उपवाक्य होते हैं, वाक्य होते हैं जो प्रयोग के आधार पर बनाए जाते हैं। एक होता विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, हिंदी इंग्लिश में आपने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनमें क्रिया के करने का अथवा होने का सामान्य कथन हो, सामान्य कथन यानी सामान्य बात बोली जाती हो, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस भी उसको बोल सकते हैं हम, जो जैसे आपका सिंपल सेंटेंस होता है वैसे ही असर्टिव सेंटेंस होता है आपका, यानी कि जो आपका सरल वाक्य होता है, समझ लीजिए सेम वही आपका विधानवाचक वाक्य होता है। दीपक लिखता है, जैसे उसका एक एग्जाम्पल होगा, दीपक लिखता है, विधानवाचक वाक्य। ये असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा वाचक प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाए, वे वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य। तुम कब आए, तुम कब जाओगे, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो, इस तरीके के वाक्य जो कहलाते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा हो गया प्रश्नवाचक। फिर आपका आएगा निषेधवाचक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस निषेधवाचक
तीसरा निषेधवाचक वाक्य। ये प्रयोग के आधार पर बताया जाए। प्रयोग के आधार पर यहाँ पे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग रहता है उसे हम निषेधवाचक। इन वाक्यों में क्रिया के ना होने अथवा दूसरी क्रिया पर ना करने का भाव होता प्रकट होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई चीज मना करना, ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बच्चों को मत उठाओ, ये चीज मना करने वाली बात है, नहीं के लिए यूज किया जाता है, इसी को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फिर आता है कंडीशनल सेंटेंस, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक कंडीशनल सेंटेंस, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप समय पर आते तो गाड़ी मिल जाती, आप समय पे आते तो गाड़ी मिल जाती, आप आते तो मैं भी चल पड़ता। इस तरीके के वाक्य जो है संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर आता है 5 आज्ञासूचक। आज्ञावाचक वाक्य जो होता है जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, सेंटेंस ऑफ इंडिकेटिंग कमांड। जिन वाक्यों में किसी बात का या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश का भाव रहता है, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होगा रवि कक्षा से बाहर जाओ, गरीबों की सहायता करो। तो ये सब जो वाक्य जो है ये क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस जो टाइप के होते हैं, इसको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। फिर संदेहवाचक। संदेहवाचक इंडिकेटिंग ऑफ डाउट, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य संदेह होता है, संदेहवाचक। इसमें जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद उसका पत्र आ जाए, शायद हम शिमला जाएं, इस तरीके के वाक्य जो होते हैं संदेहवाचक वाक्य जो है संदेहवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य आपका इलेटिव सेंटेंस कहता है जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद या आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें आपको तो संदेहवाचक वाक्य जैसे शायद उसका पत्र आ जाए, शायद हम शिमला जाएं, ये हो गया इच्छावाचक वाक्य होता है। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अब आए लास्ट में किसमें आदि होगा, इच्छावाचक
विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। छी, तुम चोरी करते हो, अरे वह मर गया, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी, वाह क्या छक्का मारा है। इस तरीके के शब्द जो है ये विस्मयादिबोधक के वाक्य, ऐसे जो वाक्य होते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। तो ये आपका वाक्य विचार का के बारे में आपको बताया गया, इसको आप अच्छी तरीके से लर्न करेंगे, इसको देखेंगे, आपका जो भी इसका एक्सरसाइज